Now we will discuss the male Hindu, who is a Hindu by religion or who is a Hindu as per the definition of Hindu Marriage Act. उसकी प्रॉपर्टी की सक्सेशन कैसी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स बिकॉज बहुत सारी नॉइस आ रही है। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जुडिशियल एग्जाम एंड एलएलबी एग्जाम। एंड इस जो टॉपिक है, ये हिंदू मेल की जो सक्सेशन होती है, इसके ऊपर पक्का कोई ना कोई आप मान के चलिए, कोई ना कोई आपको इलस्ट्रेशन मेंस एग्जाम में और प्रिलिमिनरी में आपको कोई ना कोई आपको इसका या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या तो आपको छोटी सी इलस्ट्रेशन दे दी जाती है और उसके हिसाब से सक्सेशन किस किस को जाएगी, किस किस को जो है प्रॉपर्टी जाएगी उस हिंदू मेल की, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अर्लियर मैंने जो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या क्या है और जनरली इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, उनको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हमने टच किया था। तो आज हम बिल्कुल डिटेल मैनर में हम डिस्कस करेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द क्लास तो आप पूछ सकते हो, अपना हैंड रेज करिए, तो देन वी विल डिस्कस। नाउ द हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हमारा 1956, वो डील करता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ द मेल। तो देखिए अब कौन कौन से मेल जो है, मतलब कौन कौन से जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसके हिसाब से आपका देखिए होता है द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द मिताक्षरा मेल। जो प्रॉपर्टी जो है, ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है हमारा 1956, ये कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं और उनको जो है डील करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका जो सेपरेट प्रॉपर्टी है किसकी, मिताक्षरा मेल की। सेकंड आता है आपका दहभागा के अकॉर्डिंग द सेपरेटेड एंड कोपाशनल प्रॉपर्टी ऑफ द दहभागा मेल, और जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ द मिताक्षरा कोपाशनल। सिंपल, ये देखिए इतनी सी बात बोलता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में ये बोल रहा है कि उन प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, उनकी इनहेरिटेंस, उनकी सक्सेशन कैसे होगी उसके बारे में बताएगा। ठीक है, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कई बार ये पूछा जा चुका है पेपर में कि ये जो एक्ट है आपका, ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है। जब कभी भी आपका हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करता है तो आपका जो हिंदू मैरिज जो ये सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब चलो, ये तो बात हमें पता चल गई कि कौन कौन से मेल्स की जो है प्रॉपर्टी जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपकी सक्सेशन होती है, और कब जो है कोई अगर मेल किसी की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो अब जब ये सक्सेशन होगी तो सक्सेशन का अर्थ मतलब आगे जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द मेल, हिंदू मेल, तो वो किसको जाएगी। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हिंदू मेल के जो सेक्शन अंडर सेक्शन 8 जो है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो बोलता है उसके अकॉर्डिंग जो है जो हिंदू मेल की जो प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होती है। तो वो क्या बोलता है, देखिए जो सबसे पहले देखिए क्या है, देयर इज अ क्लास, हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बोला, उसने क्या किया, कुछ जो मेल है, जो मेल के जो नियर रिलेटिव्स होते हैं, जैसे उसके बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, उसकी मदर हो गई, तो उनको जो है जैसे क्लास 1 ईयर में रखा, फिर उसके बाद फादर आ गया, या दूर के जो रिश्तेदार आते हैं, जैसे जैसे दूर किया उनको कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, तो देखिए अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो 4 कैटेगरियां यहाँ पे डिफाइन करके रखी हैं, क्लास 1 हियर, क्लास 2 हियर, देन एक्नेट, देन कॉग्नेट। ठीक है, हम इनको पर्टिकुलरली एक एक को लेंगे। और जो फिफ्थ जो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मैंने इसलिए लिखा
क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लास 1 हियर, क्लास 1 हियर ना हो तो क्लास 2 हियर, क्लास 2 हियर ना हो तो एग्नेट, एग्नेट ना हो तो कॉग्नेट, अगर ये चारों के चारे ना मिले तो प्रॉपर्टी जो है अंडर सेक्शन 29 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सरकार के खाते में चली जाती है। ये बोलो स्टेट जिसे बोलते हैं ना, स्टेट हो जाती है, मतलब सरकार के नाम चली जाती है। ठीक है, नाउ इन डिटेल अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेरेक्ट लैंग्वेज बोलती है अंडर सेक्शन 8 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ अ मेल। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब एज पर द सेक्शन 8 जो है आपका, अगर मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आप मेल हो और बाय रिलीजन आप हिंदू हो, तो आप पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा। आपकी डेथ हो गई तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? तो ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 फर्स्टली अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन द क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। मतलब उन रिलेटिव को जाएगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आपके मेंशन है। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, सॉरी फर्स्ट क्लास 1 हेयर नहीं मिलते हैं, तो आपकी किस में जाएगी? क्लास 2 हेयर। सिंपल। मान लीजिए क्लास 2 हेयर भी आपको नहीं मिलता है, तो फिर ये बोलता है थर्डली इफ देर इज ए नो हेयर ऑफ एनी टू क्लासेस। कौन से टू क्लासेस? क्लास 1 और क्लास 2 हेयर। तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट ऑफ द डिसीज, मतलब जिस आदमी की, जो हिंदू मेल जो मर गया है उसके जो एग्नेट हो गए उनको जाएगी। मान लीजिए कि एग्नेट्स भी नहीं मिले, तो लास्टली इफ देर इज ए नो एग्नेट देन अपॉन द कॉग्नेट ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, मे बी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो कि व्हाट इज एग्नेट एंड व्हाट इज अ कॉग्नेट। एग्नेट आपके, अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एग्नेट्स आपके कौन होते हैं? जो मेरी लास्ट वीडियो थी अपलोड करके रखी हुई है, तो उसमें भी है इस के बारे में, तो आप वहां से भी उसको क्लियरली ग्रेस्प कर सकते हो कि क्या हो, वहां पे डिटेल मैनर में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी क्लास में अगर मैं आपको बता दूं तो इट विल बी गुड फॉर यू, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एग्नेट्स होता है आपका, एग्नेट्स का मीनिंग है आपका वो रिलेटिव जो कि थ्रू किस चैनल्स में आते हैं? मेल के थ्रू ट्रेस आउट होते हैं। ठीक है, मेरा लड़का 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 लड़का, मान लीजिए ऐसे मेल के थ्रू। और जब कोई मेल में, जब उस चैनल में अगर कोई फीमेल इंट्रोड्यूस हो जाती है बीच में, तो आपका क्या बन जाता है? आगे को वो कॉग्नेट्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8। पहले फर्स्ट क्लास 1 हेयर को, फिर क्लास 2 हेयर को, फिर आपके कॉग्नेट्स को, फिर आपके एग्नेट्स को, सॉरी एग्नेट्स को देन कॉग्नेट्स को। नाउ अब क्लास 1 हेयर आपके कौन कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा डिसीज्ड पर्सन, जो मर गया है, जो मर गया। मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी अगर आप फैमिली लॉ पढ़ रहे हो, ट्राई टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ, हिमसेल्फ, ऑन योरसेल्फ, अपने पे इसको अप्लाई करो। जब आप इसको अपने पे अप्लाई करोगे, खुद को मान के चलोगे, तो आपको इतना इजी लगेगा कि पूछो ही मत। बिकॉज आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मेरी सेल्फ अकॉर्ड प्रॉपर्टी किस किस क्लास 1 ईयर, मेरे क्लास 1 ईयर कौन आएंगे, मेरे क्लास 2 ईयर कौन आएंगे, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। बट अगर आप क्रैम करोगे तो डेफिनेटली यू विल नेवर एबल टू गेट द व्हाट, you will never able to get the Hindu Succession Act or any law as per my view। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। और साथ में देखिए किसी भी मेन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिकॉज क्योंकि देखिए नॉलेज सबके पास होता है, एलएलबी सबने करके रखी होती है। अगर वो थोड़ा सा पढ़े, साल 2 या 6 महीने, तो वो डेफिनेटली नॉलेज बहुत हो जाएगा उसको फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट द पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट इतना सा है कि मेन एग्जाम में टाइम रहता है कम, क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, और उनको मतलब कंप्रीहेंसिबली जब आपको लिखना हो तो आपको आर्ट आनी चाहिए लिखने की। और वो आर्ट कैसे आती है? ज्यादा से ज्यादा आप जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, जब आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो 100% श्योर आप जो है डेफिनेटली जो है उसमें ओवरकम करके इजीली जो है मेन, इवन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाओगे।
ना कि आपको जैसे एलएलबी के एग्जाम होते हैं उस तरह उसको जुडिशियल एग्जाम के मेन जो है वो आप वैसे लिख सकते हो, नहीं वैसा नहीं होता है, लिखना वैसा ही है, बट वहां पे आपको इफेक्टिवली जो है आपको जैसे कंटेंट जो जिसे बोलते हैं ना, जैसे अभी हम अगर मान लीजिए सक्सेशन ऑफ द मेल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको वहां पे एरा वैरा कुछ नहीं लिखना है, आपको जस्ट सेक्शन 8 लिखिए, पूरा डिफाइन कीजिए कि क्लास 1 हेयर आते हैं, क्लास 2 हेयर आते हैं, देन आपके एग्नेट्स आते हैं, फिर कॉग्नेट्स आते हैं, फिर उनमें क्लास 1 ईयर को डिफाइन कीजिए, जैसे अब हम क्लास 1 ईयर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बैक टू द टॉपिक, क्लास 1 ईयर आपके कौन से आ गए, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी मदर, ठीक है। डिसीज्ड मान लीजिए आप आप डिसीज्ड हो गए, तो आपकी क्लास 1 ईयर कौन कौन आएंगे, आपकी मदर आएगी, ठीक है, आपकी वाइफ आएगी, ठीक है, आपका लड़का आएगा, ठीक है, आपकी लड़की आएगी, ठीक है, और जो आपका लड़का है उसकी वाइफ आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपके लड़के की भी डेथ हो गई, तो फिर आपके लड़के का लड़का आएगा, ठीक है, और आपके लड़के की क्या वाइफ भी आएगी, आपके लड़के के लड़के की वाइफ भी आएगी। फिर मान लीजिए आपके लड़के के लड़के मतलब आपके पोते, आपका पोते की भी डेथ हो गई है, तो आपके पोते का जो लड़का आएगा वो भी क्लास 1 ईयर में आएगा। मतलब मान लीजिए जब आपकी डेथ हुई, तो ना तो आपका बेटा जिंदा था, ना तो आपका पोता जिंदा था, बट पोते का लड़का जिंदा था, तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, पोते को, ठीक है। और जो पोते जो आपके पोते की जो बेटी है, जब आपकी डेथ हुई, मान लीजिए आपके जो पोता है उसके लड़का लड़की जो जिंदा है, मतलब सन सन ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, मतलब पोते का लड़का, जो देखिए लास्टली है आपका यहाँ पे सन सन सन, तो यहाँ पे जाके आपका क्या माना जाएगा, सॉरी, जो प्रॉपर्टी आपकी सन 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 और सन सन डॉटर को चली जाएगी। ये तो आ गया आपका सन की तरफ से पूरा चैनल। मान लीजिए सन की डॉटर हुई, आपके सन की डॉटर हुई, तो सन के डॉटर्स की सन की डॉटर्स डॉटर। अब देखिए यहाँ पे एक अलग बात, आप इस पे कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जो सन के डॉटर का जो सन है वो क्लास 1 हीर में इंक्लूड नहीं है, बट सन का डॉटर्स डॉटर वो क्लास 1 हीर में इंक्लूड है। ये आपकी अमेंडमेंट हुई थी 2005 की, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साइड में देख रहे होंगे, added by the Act number 39 of 2005 with effect from 9 सितंबर 2005। ये डेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो फैमिली लॉ में जो अमेंडमेंट हुई है हिंदू फैमिली लॉ में, उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो आपकी 2005 वो कब से इन्फोर्स है। मतलब जो 2005 की जो अमेंडमेंट हुई थी, मैं आपको ब्रीफ बता दूं थोड़ा सा, उसमें क्या हुआ था आपका, 2005 से पहले क्या होता था, जो डॉटर्स थी, जो डॉटर्स हैं उनको जो है आपकी एप्स को पार्टनर नहीं बनाया गया था, किसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। पर 2005 के बाद क्या बोला, जो राइट आपके सन के होंगे वही राइट आपके किसके होंगे, डॉटर्स के होंगे। मतलब अगर आपका सन जो है किसी प्रॉपर्टी में, किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या है, किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्टनर है, तो डॉटर भी क्या हुआ, कोपार्टनर बन गई। कोपार्टनर बनने का मतलब है जिस दिन से डॉटर पैदा हुई, शी आल्सो बिकम अ व्हाट, कोपार्टनर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हम चलते हैं डॉटर की तरफ। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी डेथ हुई, आपके सन के आगे कौन कौन अगर हो या ना हो तो उनको प्रॉपर्टी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी डॉटर हुई, तो जो डॉटर का जो सन है वो क्लास 1 हीयर माना जाएगा, डॉटर की जो डॉटर आएगी वो भी क्लास 1 हीयर मानी जाएगी। पर यहाँ पे देखिए, डॉटर का जो सन होगा वो क्लास 1 ईयर में नहीं इंक्लूड है, कीप इन योर माइंड। डॉटर की जो सन्स की डॉटर आएगी वो भी आपकी क्या है, क्लास 1 ईयर मानी जाएगी, 2005 के बाद इंक्लूड किए हैं। डॉटर्स की डॉटर्स का जो सन होगा
वो भी इंक्लूड किया जाएगा। डॉटर्स डॉटर्स डॉटर शी आल्सो इंक्लूडेड। ये जो देखिए जो ये आपकी डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन की जो है वो 2005 के बाद आई है। चार के देखिए 2005 से पहले जो है आपके टोटल कितने क्लास वन ईयर आते थे, वो थे आपके विडो, मदर, सन, डॉटर, सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, सन और डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, daughter's daughter, widow of a predeceased son, और उसके बाद आपका सन, डॉटर ऑफ अ predeceased son of a predeceased son, widow of a predeceased son of a predeceased son। ठीक है, ये जो सारे थे ये टोटल मिला के आते हैं आपके 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन और डॉटर ऑब्लिक करके लिखा हो, मतलब ये दो दो काउंट कीजिए आप। तो टोटल 12 आपके जो क्लास वन ईयर थे वो आपके 2005 से पहले थे। बट किसके? हिंदू मेल के। क्या बात कर रहे हैं हम? सक्सेशन ऑफ द हिंदू मेल। ठीक है, बट फिर क्या हुआ 2005 में डॉटर्स को एब्सोल्यूट ऑनर बना दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, daughter of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of a predeceased son of a predeceased daughter, daughter of a predeceased daughter of a predeceased son। ये जो चार कैटेगरी जो नहीं आई, ये भी आपकी क्या बनेगी? क्लास वन ही है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये जो आपका चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये चार्ट जो है आपका जो है हमारे एडवोकेट हैं कोई शुभान बांदे करके, इन्होंने ट्राई किया तो मैंने वहां से कॉपी किया है। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। आप इसको क्या कीजिए, जस्ट खुद इसको ट्राई टू मतलब अपने हिसाब से इसको देखिए, समझिए, उसके बाद ड्रॉ कीजिए। आप नेवर ट्राई टू क्रैम की विडो मदर सन ऐसे करके ऐसे मत कीजिए। इसको पूरा चार्ट बनाइए, चार्ट से आपको 100% रिमाइंड रह जाएगा। हिंदू लॉ का सबसे अच्छा है सक्सेशन समझने के लिए, हमेशा चार्ट के थ्रू ही जाओ। नाउ ये तो बता दिया मैंने कि आपको ये सारे क्लास वन है। अब इनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है, ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये सन जो है, सन में कौन कौन इंक्लूड होता है। देखिए सन की जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है, देखिए ये प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि सन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट सन इंक्लूड्स नंबर 1 नेचुरल सन, नंबर 2 अडॉप्टेड सन, नंबर 3 illegitimate son, number 4 A or B। The correct answer is your both natural son or adopted son, but it does not include a stepson or illegitimate child। ये देखिए but it does not include a stepson or illegitimate child। So सन की डेफिनेशन में यहाँ पे जब आप सन मानोगे तो इलेजिटिमेट, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ आपका कि यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आएगी सक्सेशन के थ्रू किसी हिंदू मेल की, तो उसमें जो है आपका इसका जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है आपका उसका राइट नहीं बनता है। बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, इवन दो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है अंडर सेक्शन 16, जो आपका वहां पे आपका जो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, आपका दोनों का क्या रहता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रहता है। ठीक है, किसकी? फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे आपके बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सन की डेफिनेशन में यहाँ पे तो इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आएगी उसमें आपका उसका राइट, उसका किसका? इलिजिटिमेट चाइल्ड का राइट नहीं बनता है। बट जो प्रॉपर्टी जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड होगी किसकी? हिंदू मेल की, तो उसमें जो है लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो उनका इक्वल राइट बनता है। ठीक है, नाउ डॉटर्स कौन कौन किसको माना जाता है? सेम एज द टर्म ऑफ अ डॉटर इंक्लूड्स नेचुरल को, डॉटर को, बट नॉट अ स्टेप डॉटर और इलेजिटिमेट डॉटर। ठीक है,
The daughter of a void or voidable marriage annulled by the court would be a legitimate daughter and thus would be legal inherit the father's property. The daughter marital status financial position is of no consideration. The share of a daughter is equal to that of the son. सिंपल सी बात जो मैंने आपको अभी पहले रिपीट की, जो फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो आपकी पीछे आपके दादा से फादर, दादा दादा को कहां से आई? दादा के पिता से, दादा के पिता को कहां से आई? उनके पिता से। मतलब ऐसे 3 डिग्री तक जो है आपकी जो प्रॉपर्टी जो है आपके आपके तक पहुंची, आपके फादर तक पहुंची, वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टी फादर ने अपने एफर्ट से विदाउट एड एंड असिस्टेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी? वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे आपका चाहे सन हो या डॉटर हो, ठीक है, चाहे वो दोनों लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे वो मैरिज वॉइड हो या वॉइडेबल हो, बट उनका इक्वल राइट रहता है। किसमें? जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड्स का कोई राइट नहीं रहता है। कीप इन योर माइंड, कंफ्यूज नहीं होना। नाउ विडो, द विडो गेट्स शेयर दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सन। जितना शेयर जो है सन का होगा उतना ही शेयर जो है किसका होगा? विडो को होगा। इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन विडो, मान लीजिए कि विडो जो वहां से एक से ज्यादा, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा आपका? मान लीजिए कि जैसे सन को कितना शेयर गया, यहाँ पे क्या बोल रहा था? जितना शेयर एक सन को गया, मान लीजिए 1/2 इस सन को गया, ठीक है, उतना ही शेयर 1/2 विडो को चला जाएगा। बट मान लीजिए कि वहां पे ज्यादा शेयर, वहां पे ज्यादा विडोज है, 3 विडोज है, तो जो 1/2 शेयर जो एक विडो को रखा गया है वो 3 बार डिवाइड होगा आगे। मतलब 1/2 का बन जाएगा फिर 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। दे कोलेक्टिवली टेक 1 शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दे कोलेक्टिवली टेक द 1 शेयर दैट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ द सन्स शेयर एंड डिवाइड इक्वली टू द अमंग देमसेल्फ। द विडो शुड हैव बीन वैलिड मैरिज। अगर वैलिड मैरिज नहीं हुई विडो की तो वो क्या होगा? वो आपकी विडो कंसीडर क्या होगा? नहीं होगी। This is the very important line. They collectively take 1 share that is equal to the son share and divide its equally. मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए कि कोई सन है S, ठीक है, उसका शेयर है आपका 1/2, ठीक है, उसका शेयर कितना है? 1/2। अब मान लीजिए कि कोई विडो है, ठीक है, विडो कितनी है यहाँ पे? विडो 1, फिर आप विडो 2 ले लीजिए, फिर आपकी विडो 3 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है? अब सन को 1/2 मिला, तो इन तीनों जो विडोज हैं, उस जिस हिंदू मेल जिसकी डेथ हुई, ये जो तीनों जो विडो हैं, विडो 1, विडो 2, विडो 3, इनको भी कितना शेयर मिलेगा? इनको भी मिलेगा 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2, ओके। तो अब ये जो 1/2 ये इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो ये कैसे डिवाइड होगा? तो ये मान लीजिए 1/2 क्या? स्टार 1/3, तो कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू दैट इक्वल टू 1/6, मतलब 1/6, 1/6 आएगा, ठीक है। बात क्या बोल रहा हूं, देखिए, सन जो है, मान लीजिए सन जो है, जितना शेयर सन का है उतना ही शेयर विडोज को मिलेगा। पर वहां पे अगर विडो एक से ज्यादा है और उन विडो की मैरिज वैलिड है, तो उस केस में सबकी क्या मानी जाएगी? आपकी जो शेयर है, जो सन के बराबर जो शेयर मिला है, वो इक्वली डिवाइड होगा सारी की सारी विडोज। मान लीजिए यहाँ पे 5 विडो होती तो 1/3 की जगह 1/5 आता, तो सबको कितना कितना शेयर बनता? 1/10, 1/10, सिंपल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट शेयर ऑफ द विडो।
अब बात आती है इफ द विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन या widow of a predeceased son of a predeceased son or the widow of a brother has a remarried, then she shall not be given the term of a widow, will not have inheritance. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है। क्या बात बोला है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए, सॉरी, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लास वन हियर है ना, उसमें आपकी ये जो विडोज हैं, एक तो विडो आ गई आपके फादर की मदर, मतलब सॉरी फादर की वाइफ, मतलब आपकी मदर, या ठीक है एक ऐसे मान लीजिए वो एक वो विडो आ गई जिसकी डेथ हुई है, उसकी वाइफ एक वो विडो, और जिस हिंदू मेल के जो बच्चे की सॉरी सन की जो वाइफ है एक वो विडो, और एक वो विडो जो बच्चे के बच्चे मतलब पोते की जो वाइफ है एक वो विडो, उसके बारे में बात हो रहा है। अगर मान लीजिए उन विडोज ने फिर से रीमैरिज कर ली, फिर से मैरिज कर ली, तो उनका जो स्टेटस है एज पर द क्लास वन हियर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो विडो कंसीडर नहीं होगी। वो विडो कंसीडर नहीं होगी तो क्या होगा आपका, वो क्लास वन हियर नहीं मानी जाएगी और उनपे जो है उनके ऊपर प्रॉपर्टी हिंदू मेल की डिवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम डिस्कस करेंगे शेयर ऑफ द क्लास वन। ये अभी तो हमने पढ़ लिया कि कौन जो सन की डेफिनेशन में कौन आएगा, विडो की डेफिनेशन में कौन आएगा, मदर की डेफिनेशन में कौन आएगा। अब ये जो शेयर है आपका, ये इन क्लास वन हीरो में आपस में कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए, सन्स डॉटर एंड मदर ऑफ द प्रोपोजिटर्स ईच टेक वन शेयर। मान लीजिए पी बंदा डाई करता है आपका, पी डाइज, पी मर गया, और उसके पीछे क्या कौन कौन रह गया, मदर एम, दो सन रह गए S1 और S2, और एक टू डॉटर्स D1 D2। ठीक है, तो इन सब का टोटल मिला के देखिए कितने हुए, मदर एक, S1 2, दो सन हो गए तीन, दो डॉटर्स होगी तो तीन जमा दो कितने हो गए आपके पांच, तो सबका कितना शेयर आ गया, 1/5। तो सबके कितना, मदर लेगी 1/5, डॉटर्स लेगी 1/5 1/5, और सन S1 और S2 भी कितना लेंगे, 1/5। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। ये जो भी बातें हम अब देखिए, शेयर जो डिफाइन है आपका कहाँ पे डिफाइन है, वो सेक्शन 10 जो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें डिफाइन है। अब विडोज के बारे में देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे, विडो टेक्स वन शेयर if there are more than one widow, all of them together take a one share and among themselves they divide it equally। है ना, जो मैंने आपको बात कर ली एग्जांपल, चलिए एक बार फिर से ले लीजिए। P dies leaving behind a widow W and three daughter D, D1 and D2। here देखिए कितना आ गया, W, P की डेथ हो गई तो P की क्या आई, एक विडो आई W, दो डॉटर्स आ गई। ठीक है, तीन डॉटर्स D1 एंड D2, तीन डॉटर्स आ गई, तो कितने हो गए, ये चार आ गए आपके, चार क्लास वन ईयर आ गए, तो सबका कितना शेयर बन गया, 1/4। ठीक है, W विल टेक 1/4। अब नाउ among the heir of the branches of the predeceased son, son of a predeceased son, of a predeceased son, and a predeceased daughter. So here the doctrine of a representation apply that here in each branch would take the same share which their parent would have taken। अब देखिए ये बहुत यहाँ पे खिचड़ी है बेसिकली, इसके लिए आपको देखिए फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ P dies leaving behind son S, widow predeceased son S1, SW, predeceased daughter, son and daughter, daughters, predeceased son, predeceased son। ये देखिए ये बहुत खिचड़ी है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो है आपकी क्लास वन हियर की जो है, आप इसको देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये जो एस आपको दिख रहा होगा, डिसीज सन,
डिसीज सन से आप चलिए इसके सन के पास। अब देखिए सन की डेथ हो गई तो फिर आ गया सन का सन, ठीक है। अब जो ये सन का सन है इसका कितना शेयर बनता है, मान लीजिए ना, तो ये जो सन है, ये जो सन है आपका, जिस आदमी की जो डेथ हुई, ये जो डिसीज पर्सन है, डिसीज पर्सन का जो ये लड़का है एस, इसकी डेथ हो गई है, इसका सिर्फ एक ही लड़का है, मान लीजिए ये सन सन, तो इसका कितना शेयर बनेगा, जितना शेयर जो है इसके फादर का बनेगा। अब मान लीजिए कि ये जो सन है, ये जो सन है, सन का एक लड़का था सन सन, और एक डॉटर थी सन्स डॉटर, तो इनका कितना शेयर बनता है, 1/2 1/2। अब मान लीजिए सन सन की भी डेथ हो गई है, ठीक है, और जो सन सन है उसका कितना है, आगे एक और लड़का है, तो इसका कितना शेयर बनता है, जितना कि आपका इसके फादर का बनता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, फिर भी अगर आपको भी समझ नहीं आया तो अभी हम इसको दोबारा जो है एक लेक्चर लेंगे, उसमें एग्जांपल इलस्ट्रेशन दूंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ क्लास 2 हियर, क्लास 2 हियर, क्लास 2 हियर में देखिए कौन सा आते हैं, इफ देयर आर नो हियर इन अ क्लास वन देन द प्रॉपर्टी विल गिवन टू द हियर विद इन द क्लास 2, दे आर डिवाइडेड इनटू द 9 कैटेगरीज। देखिए कितनी नए कैटेगरीज आती हैं आपकी, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी कैटेगरीज इन द class 2 here, there are the 9 categories. The rule is that and here in an earlier category exclude here in the later category, मतलब देखिए अगर आपका क्लास 1 हीयर कोई नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी हिंदू मेल की डेथ होती है और क्लास 1 हीयर कोई भी नहीं मिलता है, तो आपकी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, फादर को, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, फादर को। ऐसा नहीं है देखिए क्लास 1 की तरह की सबको इक्वली डिवाइड होती है, नहीं, सिर्फ फादर को। अब मान लीजिए फादर भी नहीं था, तो फिर कर्ज किसको चली जाएगी, कैटेगरी 2 को, ठीक है। अगर कैटेगरी 2 में अगर कोई नहीं मिलता तो फिर कैटेगरी 3 को, कैटेगरी 3 में कोई नहीं मिलता तो फिर कैटेगरी 4 को, और कैटेगरी 4 में कोई नहीं मिलता कैटेगरी 5, तो सो ऑन कंटिन्यू। जो हायर, जो आपकी लेसर जो कैटेगरी है वो एक्सक्लूड करती है हायर कैटेगरी को, तो वो कहां तक, कैटेगरी 9 तक, ठीक है। द रूल ऑफ शेयर इन द क्लास 2 ईयर इज दैट ईच विल टेक पर कैपिटा, जैसे कैटेगरी 9 में चली गई बात, ठीक है, कैटेगरी 9 में चली गई बात, तो आपका कैसे डिवाइड होगा, कैटेगरी 9 में मदर्स ब्रदर 1/2, मदर सिस्टर 1/2, ठीक है, ऐसा डिवाइड होगा, मतलब ये क्या लेंगे, पर कैपिटा। नाउ मान लीजिए क्लास 2 हियर भी नहीं मिलता है, तो आपकी प्रॉपर्टी कहां चली जाती है, एज पर द सेक्शन 12 एग्नेट्स के बाद, ठीक है। इन इट फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द एग्नेट्स एंड देन कॉग्नेट्स, मतलब पहले एग्नेट्स को प्रॉपर्टी जाएगी और फिर कॉग्नेट्स को प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। द रूल फॉर डिटर्मिनेशन हु आर एग्नेट और कॉग्नेट आर द सेम, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्नेट्स में आपका मेल चैनल चलता है और कॉग्नेट्स में आपका फीमेल बीच में आ जाती है। देखिए फॉर इंस्टांस एग्जांपल देखिए, ब्रदर आपका एग्नेट हुआ, ब्रदर सन आपका एग्नेट हुआ, सन सन्स पोता एग्नेट हुआ, सन्स सन्स फादर एग्नेट हुआ, फादर्स मदर नहीं नहीं, देखिए फादर्स मदर, यहाँ पे आप ये नहीं नहीं, मदर सन्स, सन्स डॉटर, ये भी एग्नेट, क्योंकि यहाँ पे मेल चैनल चल रहा है, पर जैसे ही मेल चैनल खत्म होके फीमेल चैनल आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा। ऑन अदर हैंड देखिए कॉग्नेट व्हेनेवर इन अ रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विद अनदर फीमेल और मोर देन वन फीमेल, देखिए एग्जांपल देखिए आप, सिस्टर्स मतलब मेरी बहन का जो लड़का, आपकी बहन का जो लड़का भांजा आपका, वो क्या आ गया आपका, इज योर कॉग्नेट,
भांजी आपकी ही इज योर कॉग्नेट, डॉटर सन आपकी बेटी का लड़का, ही इज योर कॉग्नेट। ही वाई इज योर कॉग्नेट, क्योंकि फीमेल आ गई आपकी बीच में, कौन, आपकी डॉटर, ठीक है, डॉटर्स। इसी तरह आपका कॉग्नेट्स, मतलब पहले जो मेल चैनल्स में आएंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपका एग्नेट्स आएंगे, ठीक है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ अ डिग्री, मतलब अब ये तो बहुत सारे होंगे, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस उसको दी जाती है जो कि कम डिग्री का हो, ठीक है, जो जितना आपका जिस हिंदू मेल की डेथ हुई है जो जितना पास आएगा उसको ही आपका क्या मानी जाती है, आपको प्रॉपर्टी में जो प्रेफरेंस दी जाती है सक्सेशन में, सिंपल। अब मान लीजिए क्लास 1 2 क्लास 3 क्लास 4, सॉरी क्लास 1 सॉरी फर्स्ट क्लास हियर, क्लास 2 हियर, इवन दैट आफ्टर दैट एग्नेट्स देन कॉग्नेट्स, वो कोई नहीं मिलता है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाती है, गवर्नमेंट के पास। और अंडर सेक्शन 29 क्या बोलता है कि if Hindu male leave behind neither class 1 nor a class 2 nor any agnet nor any cognate upon his death, then his entire property lapses to the government. This is called as escheat. कई बार ये पूछा जा चुका है कि what is escheat? escheat का सिंपल मतलब है when government takes his property as a heir. Very important thing. क्या बोल रहा है, when property takes a property as a heir of किसका, हिंदू मेल, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 29। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट इज योर सक्सेशन टू द मिताक्षरा को पार्टनर इंटरेस्ट। देखिए the succession 6 of the act has been extensively amended by the Hindu Succession Act 2005 while recognizing the rule of a devolution of a survivorship among the members of the Kopashner makes an exception to the rule in the proviso. सिंपल सी बात इतनी सी है कि डॉटर्स को यहाँ पे आपका क्या बना दिया, एब्सोल्यूट ओनर बना दिया, उनको कोपार्शनर बना दिया। According to proviso, if the deceased has left a surviving female, a relative specified in class 1 or a male relative specified in the class who claim through such female relation, the interest of the deceased in the Mitakshara property shall devolve by testamentary of an interest section in the act and not a survivorship. Simple, certain exception. देखिए मैं आपको क्रक्स यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे इतनी सी बात हुई थी आपकी, जो अमेंडमेंट हुई थी 2005 में, जो डॉटर्स हैं उनको कोपार्शनर बना दिया गया। कोपार्शनर बनाने का सिंपल इतना सा मीनिंग होता है कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उनका उतना ही राइट बन जाता है जितना कि सन का, मीन टू से जिस दिन से डॉटर्स पैदा हुई उनका भी क्या बन गया, आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट आ गया। और वो राइट आने का क्या मतलब है, वो एब्सोल्यूट ओनर है, वो इस प्रॉपर्टी को द वे दे वांट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वो उसको चाहे बिल करे, टेस्टामेंट बनाए, गिफ्ट करे, कुछ भी कर सकते हैं, या उसको रिलीज कर सकते हैं, अपना रिलिंक्विश कर सकते हैं अपना क्लेम, अपना जो राइट है, ठीक है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडेड सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें सिंपल मतलब जितने राइट आपके सन के थे उतने ही राइट आपके किसको दे दिए, डॉटर्स को दे दिए। यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें आपको क्या याद रखना है, कब ये इन्फोर्स हुई और एक्ट नंबर क्या है इसमें, और ये आपका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एक्ट नंबर आपका 39 ऑफ 2005 और इन्फोर्स कब से हुई आपकी, 9 सितंबर 9/9/2005, ठीक है। इवन दो इस वीडियो के बाद भी अगर आपका सक्सेशन के ऊपर, हिंदू मेल की सक्सेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, तो प्लीज जिसपे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यू आप मेरे को बताइए, मैं आपको नाउ सॉल्व करके बताऊंगा। नाउ दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। नाउ थैंक यू ऑल for giving your time.